हेलो। हाँ बच्चों, देखो, रसायन विज्ञान की समस्या को निपटने के लिए मैंने 2-3 नियम बताए। पहला नियम समझ लीजिए ध्यान से। नंबर 1, आपको तत्वों के प्रतीक आना चाहिए। तत्वों के प्रतीक यानी कि संकेत आपको याद होना चाहिए। नंबर 2, उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक यानी कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या याद होगी, तो इसका मतलब प्रोटॉन की नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक के बाद अब उसका नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। नंबर 4 संयोजी कोष कौन सा है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, संयोजी कोष का पता होना चाहिए। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि संयोजी कोष के आधार पर हम क्या क्या करते हैं। नंबर 1 बिंदु निरूपण, किसी भी तत्व का। नंबर 1 यहाँ पर रखिए संयोजकता, संयोजन क्षमता। और नंबर 2 संयोजन क्षमता के बाद नंबर 2 बिंदु निरूपण यानी कि इलेक्ट्रॉन सूत्र बनाने के लिए उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अगला नंबर आयनन विभव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खोने में अथवा ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका आयनन विभव कहलाता है। प्रथम आयनन विभव होता है, द्वितीय आयनन विभव। अगला परमाणु त्रिज्या, किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या है, ये बातें आपको पहला तत्व के प्रतीक आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 उसका परमाणु क्रमांक। नंबर 3 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 4 उसका संयोजी कोष, संयोजी कोष में उसकी संयोजन क्षमता कितनी है, किसी तत्व की संयोजन क्षमता यानी कि संयोजकता क्या है, संयोजकता के बाद उसी संयोजी कोष में उसका जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है वो बताता है बिंदु निरूपण करने के लिए। इसी प्रकार से आयन बताता है आयन कैसे बनेंगे, और आयनन विभव भी और परमाणु त्रिज्या भी। तो इससे जुड़ी हुई बातें अब मैं इसका प्रयोग करके आपको बताता हूँ। धातु अधातु के बारे में भी इन्हीं से क्रम से सीखा जाता है। अम्ल क्षार लवण भी इसी के आधार पर सीखा जाता है। तो आप देखिए नंबर 1 एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कोई तत्व ले लिया, सोडियम ले लिया, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है, और यानी कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आफबाउ के नियम से निकाला, 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। बात समझ आ गई आपको, 3s1। और तो इसका ये 2 बातें आई, तो 2, 8 और 1। अब हमको ये पता करना है इसका ये K कोष है और ये K फिर L फिर M। अब इस कोष में कक्षक पता कर सकते हैं, तो इसमें S उपकोष है, इसमें S और P उपकोष है और इसमें S उपकोष है केवल, सही है। अब S उपकोष के एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। तो एक बात यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो आप पढ़ते हैं तब भी आपको इसी से संबंधित बातें याद होनी चाहिए। अब हमको ये पता चल गया इसकी संयोजकता, ये संयोजी कोष है, संयोजी कोष। इस संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस तत्व की
संयोजन क्षमता नंबर 1 देखिए, इस तत्व की संयोजकता कितनी हो गई? 1। अगर ये तत्व एक इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश से त्यागेगा तो इस पर आवेश क्या होगा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इस तत्व के हम इसकी परमाणु आयनन विभव देखना चाहते हैं, आयनन विभव यानी कि एक बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका आयनन विभव कहलाता है। तो इसका आयनन विभव क्या हुआ? प्लस प्रथम आयनन विभव। अब देखिए अगला नंबर परमाणु त्रिज्या यानी कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी को उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ऐसे 4-5 प्रकार की इसकी संयोजकता वो है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा है। तो हम केवल यहाँ पर एक समझने के लिए कर रहे हैं। तो ये यहाँ से नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम इसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब इसमें इसके बाद देखिए यहीं पर हम इसका बिंदु निरूपण करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन सूत्र बनाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूत्र बनाने के लिए हमको सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन लेना है। बात समझ गई? अगला देखिए, इसी तत्व के आधार पर हम और बातें भी सीखेंगे। अगर मैं इससे कहूँ ये धातु है या अधातु, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 2,8,1 है। तो जब ये बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो ये सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है। तो धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। तो ये इससे पता चल गया ये क्या है? धातु है। यानी कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है वो धातु, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो अधातु होते हैं। अगली बात यहाँ पर देखिए, अगर मैं अब इस तत्व से अब दूसरा एक तत्व लूँगा जो जैसे क्लोरीन लेता हूँ। यहाँ देखिए क्लोरीन मैंने लिया। अब यही बात क्लोरीन के लिए मैं लागू करता हूँ। क्लोरीन लिया तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6 और 3s 2 और 3p5। तो इसमें ये 1 2 और ये 2, तो एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये k कोश हो गया और k के बाद L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और m कोश में कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें कक्षक कौन कौन से हैं? p s और p m कोश में, और L कोश में कौन से उपकोश हैं? S और P, और K कोश में केवल S उपकोश है। ठीक है। अब अब इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के बाद अब सीखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिक होती है। तो नंबर 1 बात ये हुई, इसकी संयोजकता कितनी हुई? संयोजकता इसकी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संयोजकता है, तो ये 1 लिख दिया मैंने। 1 संयोजन क्षमता कितनी हो? 1। इस पर आवेश कौन सा आएगा? इस पर आवेश आएगा एक ऋण आवेश। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, ग्राही है। दूसरा इसकी परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी। अगर ये सहसंयोजी बंध बनाता है इसलिए यानी 2 क्लोरीन के परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधे को उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर आ गई। इसकी परमाणु त्रिज्या भी हमको यहाँ पर सीख जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन सूत्र बनाने के लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉन सूत्र बनाना। मान लीजिए तो हम क्लोरीन का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसका बिंदु निरूपण करने के लिए हम 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। अब दूसरा देखिए, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 2 8 7। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रहता है क्लोरीन। तो Cl पे एक निगेटिव चार्ज आया
तो इससे ये सिद्ध होता है ये क्या है, अधातु है। तो हमने धातु अधातु पहचानने की भी बात यहाँ पर की, क्योंकि धातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड बंद की बात सुने, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा। अब बॉन्ड आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंद होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए देखिए सोडियम के अब मैंने बिंदुरूपण कर लिया, तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने 1 दिखा दिया, और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 दर्शा दिए। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिक है, इस कारण से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सोडियम से और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो इसमें दाता कौन हुआ, सोडियम, और ग्राही कौन हुआ, क्लोरीन। तो इस कारण से सोडियम के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो इस प्रकार के यौगिक के बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बंध बना, आयनिक बंध बना, आयनिक बंध। अब आयनिक हमने बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर अगली बात देखिए, अगर मैं इस तत्व को वियोजित कर दूं, सोडियम को NaCl को अगर मैंने वियोजित कर दिया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, देखिए यहाँ पे ये लिखा है क्लोराइड और ये सोडियम Na, तो ये क्या हुआ, इसमें ना तो H है ना OH है, तो ऐसा तत्व क्या होगा, इनके बीच में ये हो गया क्लोराइड, ये वियोजन होगा, आयनिक वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयनिक वियोजन। अब ये आयनिक वियोजन हो गया। अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की अगर क्रिया करा दूं Na और Cl को, तो बराबर जोड़ दिया, Na की संयोजन क्षमता कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए 1, और क्लोरीन की कितनी है 1। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये क्या हो गया, एक लवण हो गया, लवण है। और दूसरा ये 2 तत्वों को जोड़ करके एक यौगिक बनाया गया, तो ये क्रिया कौन सी होगी, रासायनिक क्रिया, इसको हम कहेंगे योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। तो अब देखिए हम कितनी बातें सीखे, यहाँ पर आयनिक वियोजन बता दिया, यहाँ योगात्मक अभिक्रिया बता दिया, ये बॉन्ड बन गया। तो हम किसी भी तत्व के बारे में हम इसके स्टेप जो अगर हम जानते हैं तब हम इतनी बातें आसानी से सीखते हैं। कक्षा 9 और 10 के वाले बच्चों के लिए इन चीज़ों की तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता, चाहे किसी भी कंपटीशन का बच्चा तैयारी करता हो तो इसके लिए इन चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है रसायन विज्ञान को सीखने के लिए। अगला एक और उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। अब इतनी बात बता दी, आगे देखते हो। आगे देखिए, अब जैसे कोई कार्बनिक तत्व लेते हैं, जैसे कार्बन ले लिया हमने, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 1s2 करके और 2s2 और 2p2, तो इसमें 2 कोष बने K और L। K कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, यानी कि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। इसमें कक्षक कौन से हैं, एक S और P सब ऑर्बिट है। और मैं दूसरा तत्व ले लिया जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और 1s1, इसके बाह्यतम कोष में केवल इसका एक ही कोष है K, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है 1। तो पहली बात यह है कि कार्बन की संयोजकता हम निकालते हैं दोनों तत्वों की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता हुई 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और हाइड्रोजन की संयोजकता हुई कितनी, संयोजकता हुई 1, मैंने ये 1 लिख दिया। अब आप देखिए ये दोनों से मिलकर के एक यौगिक बना लिया मैंने कहा, इसका नाम है CH4। CH4 क्या है, मेथेन है, और ये है कौन सा, हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में भी मुझे ये ढूंढना है इसमें कि इसका पहले इलेक्ट्रॉन सूत्र निकालता हूं। देखिए आप, इसका इलेक्ट्रॉन सूत्र, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है जैसे पहले बताया गया। अब तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन सूत्र बना दिया। अब हाइड्रोजन के एक बाह्यतम कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो और मीथेन में हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयोजित हैं, तो मैंने 4 एक एक ये लगा दिए। आप देखिए यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉन सूत्र बन गया। अब इसमें ये देखिए कार्बन जो है इसके बाह्यतम कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो ये कार्बन ने ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किए। अब देखिए, अब हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं रहा, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ, तो ये हो गया साझा करना। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, अब ये क्या हो गया, ये साझा कर लिया। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन ने और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। और साझा करने के बाद देखिए, एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ। साझा करने से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सहसंयोजी बंध। इनके बीच में बनेगा सहसंयोजी बंध। अभी मैंने बताया था सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको ये इसका बनाना संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, अब संरचना सूत्र बनाने के लिए कार्बन ने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो एक बॉन्ड लगा दिया। और कार्बन ने दूसरे इस इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, और इसके साथ भी एक का, इसके साथ भी एक का। तो इस प्रकार से ये इसका बन गया संरचना सूत्र। और इस संरचना सूत्र में कितने सहसंयोजी बंध हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, तो संख्या 1 2 3 4, और सभी चारों बॉन्ड कैसे हैं, एकल संयोजी बंध हैं। तो ये कार्बनिक रसायन में इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। अब यहीं पर देखिए, अगर मैं कार्बन की संख्या यहाँ स्थिर रखता हूँ और हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन करता हूँ, तो कार्बन को मैंने देखा 4, ठीक है, तो कार्बन को रखा मैंने 1 और हाइड्रोजन 4 था, ये 1 था, ये 4 था, सही है। अगर मैंने इसके 1 पर 2 कर दिया यहाँ, और ये कितना हुआ 6, तो संख्या परिवर्तित करते रहे आप तो इनके नाम बदल जाते हैं। देखिए, इसका नाम क्या था, मेथेन, इसका नाम क्या हो गया, एथेन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। अब C4, अब आपका नाम क्या हुआ, H10, 2 वर्ष में पढ़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसमें फिर 1 बढ़ा दिया, 5, यहाँ 2 बढ़ा दिए, 12, तो हो गया पेंटेन। अब C6 करके और यहाँ बढ़ा दिया कितना, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो क्या हो गया, हेक्सेन। बात हो गई। तो इनमें सरलता, अगर आप किसी भी विषय को जोड़ करके पढ़ते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है। मैं इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था, आपको लगेगा कि ये मैं सारी बातें जो ऊट पटांग बता रहा हूँ कहीं से कहीं जोड़ करके, क्योंकि पूरे अगर पाठ में केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो बेसिक फंडामेंटल यही कहता है कि आपको पहले उसका प्रतीक याद होना चाहिए, फिर उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, फिर आप उसकी संयोजन क्षमता को पता करें। जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को ध्यान में रखें। अगर आप भूल जाते हैं तो आप फिर पुनः इसके वापस चले जाएं, पर उतना आप काम कर लीजिए, तब आपको ये बातें पता चलेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहीं पर मैं 2-4 मैंने इसको भी समझाया गया। तो इसके बाद देखिए अगला मैं सब एक और टॉपिक बताता हूँ आपको। जैसे मुझे अम्ल क्षार लवण ज्ञात करना है, कि पता करना है कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो आपको तत्व पता हुआ है और इन आयनिक यौगिकों के ये आपको सूत्र पता हुए हैं। जैसे मैंने लिखा, हमने लिख दिया HCl, ठीक है, और HCl को मैंने वियोजित कर दिया, तो इस पर क्या आएगा, H पर एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये आ गया दिखाई दे रहा।
और क्लोरीन पर, यहाँ क्लोराइड आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब परिभाषा क्या रखते हैं, अम्ल वे यौगिक होती है, यौगिक है दो या दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। तो ये यौगिक है क्योंकि एक निश्चित अनुपात है, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर के ही एक हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा और ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो हमें क्या हुआ, तो यौगिक यानी कि वे यौगिक जो वियोजित होने पर H आयन देते हैं, ये H आयन है तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते। परिभाषा समझा गई सरलता से। अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में वियोजित होने पर क्या देते हैं, H आयन देते हैं। अब मैंने अगर लिख दिया NaOH, देखिए NaOH लिख दिया। अब देखिए Na ये है और OH यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये OH ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने इसको अगर वियोजित कर दिया जल में तो ये Na यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज आएगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस OH पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब क्या हुआ, वे यौगिक जो जल में वियोजित होने पर OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। पहचान गए आप, ये क्षार हो गया। अब मैं लवण की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लिखा है Mg लिखा है, मैग्नीशियम ले लिया मैंने Mg और क्लोरीन के साथ ही क्रिया करा दूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर संयोजन क्षमता Mg की 2 है और क्लोरीन की संयोजन क्षमता 1 है, तो यहाँ पर 2। अब आप समझिए ये यौगिक क्या बना, MgCl2, MgCl2 और वियोजित कर दिया तो ये Mg पॉजिटिव चार्ज 2 बना दिए मैंने और प्लस Cl ये नेगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। अब इसमें न तो H आयन है ना OH आयन है। जब इसमें H आयन और OH आयन दोनों ही नहीं है तो ये क्या हो गया, लवण हो गया। अभी मैंने आपको धातु अधातु समझाया, अब मैंने अम्ल क्षार समझा दिया। अम्ल क्षार लवण कैसे आपको पहचानना है। अब इनमें भी अम्लीय लवण होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaH। अब देखिए N और यहाँ बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है, बाइकार्बोनेट ये लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट आयन। तो मैंने इसकी एक संयोजन क्षमता HCO3 की एक संयोजन क्षमता है, तो मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया तो बना यौगिक क्या बना हमारे पास, NaHCO3। तो सोडियम को इस पर एक पॉजिटिव चार्ज वियोजित करने पर और HCO3 पर क्या हुआ तो ये क्या हुआ, H साथ में आ गया इसके, तो ये क्या हुआ, अम्लीय लवण हो गया, अम्लीय लवण। तो मैंने जो आपको ये आयन बताए थे, ये सिद्धांत बताया था, तो इनको आप जोड़ करके पढ़ना सीखिए। और जब आप जोड़ करके पढ़ना सीखेंगे तब आपको ये केमिस्ट्री जो है सरल हो जाएगी। ज़्यादातर मैंने देखा कि बच्चों के केमिस्ट्री में विषय में नंबर कम आते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो इस तरह से अगर तैयारी करें तो कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी परीक्षा हो तो सरलता से वो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।